सकता है? कोई भी एक जना, तो मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ मैं खुद से बात कर रही हूँ। जो मेरा फर्स्ट बैच था उसमें तो काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो ऑन रखी थी। थैंक यू गौरी। गौरी अच्छी लड़की है, सिंसियर। और कोई? कोई भी नहीं? कोई भी नहीं? कोई तो होगा यार। थैंक यू प्राची। थैंक यू कृष्णा। चलो ठीक है, हम करते हैं। दिख रहा है? देखो, अपना सिसरली का फर्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज, ठीक है? लावण्य, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई ना? ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, सिसरली का फर्स्ट चैप्टर है द साइंस ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है? तो अब देखते हैं साइकोलॉजी होती क्या। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। अब देखो, साइंटिफिक स्टडी क्यों है? मान लो कि दो फ्रेंड्स है, ठीक है, रिया और प्रिया, ठीक है? रिया बोलती है कि यार मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे गाना सुनते हैं ना वो अच्छे से पढ़ पाते हैं, ठीक है? उसने तुक्का मारा, उसने एक गेस करा कि ठीक मुझे ऐसा लग रहा है। वही प्रिया बोलती है कि चलो इसको ना अपन साइंटिफिकली टेस्ट करूंगी, मैं एक्सपेरिमेंट से करूंगी इसको टेस्ट। तो प्रिया ने क्या अप्रोच अपनाई? साइंटिफिक मेथड वो अपना रही है कि नहीं, उसको तुक्का नहीं मारना, उसको देखना है कि सच में ऐसा होता है या नहीं होता, ठीक है? तो उसको अपन बोलते हैं साइंटिफिक स्टडी, क्योंकि साइकोलॉजी तुक्का मारना नहीं होता। ऐसे तो बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में होते हैं, डेली लाइफ में अपन को मिलते हैं कि अरे अरे तेरे ना मार्क्स खराब आए हैं इसीलिए तेरे को ऐसा लग रहा है, या फिर तेरे मार्क्स इसलिए खराब आए हैं क्योंकि हो सकता है कि तेरे को टीचर पसंद नहीं करती हो या फिर पसंद नहीं करता हो, ठीक है? तो ये हो गया तुक्का मारना, वो तुक्का मार रहा है, कोई ऐसा साइंटिफिक प्रूफ नहीं है उसका, ठीक है? पर साइकोलॉजी में क्या होता है कि अगर तुम कुछ चीज ढूंढ रहे हो ना, तो उसका तुम एकदम अच्छे से एक्सपेरिमेंट करोगे, टेस्ट करोगे, ठीक है? ताकि तुम्हारे पास उसका प्रूफ रहे कि हाँ इस चीज का असर इस पे हुआ है, तभी अपन को ये रिजल्ट देखने को मिला है, ठीक है? अब यार अभी भी लोग आ रहे हैं, एक सेकेंड। फिर बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर जो अपन चीजें कर रहे हैं अभी, ठीक है? जैसे कि गौरी लिख रही है, गौरी ध्यान से पढ़ रही है, ठीक है? क्योंकि मेरे को वही दिख रही है तो मैं उसके बारे में ही बोलूंगी, और बाकी सब तुम लोग भी पढ़ रहे होगे, लिख रहे होगे, ठीक है? और फिर आता है अपना मेंटल प्रोसेस, जो चीजें अपने दिमाग में चल रही है, थिंग्स हैपनिंग इनसाइड द माइंड, जैसे कि अपन सोच रहे हैं, फील करते हैं, रिमेम्बर करते हैं, ठीक है? फिर साइकोलॉजिस्ट ना दोनों ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों पे स्टडी करते हैं, जैसे कि बहुत एनिमल्स पे स्टडी देखी होगी, जैसे कि इवन पावलोव की स्टडी हो रखी है, स्किनर की स्टडी हो रखी है, रैट वाली स्टडी, ठीक है? और टॉलमैन की भी स्टडी हो रखी है, ठीक है? तो वो एनिमल्स पे हो रखी है, और ह्यूमंस पे तो अपन देखते ही हैं कि लिटिल एल्बर्ट का एक्सपेरिमेंट था, ठीक है? और मैरी कोवर जोन्स ने भी करा था, जो अभी इस स्लाइड में आगे आएगा। दे ऑल्सो स्टडी व्हाट्स हैपनिंग इन द ब्रेन एंड बॉडी ड्यूरिंग बिहेवियर्स, ठीक है? तो अब देखते हैं साइकोलॉजी को साइंस क्यों बोला जाता है, जो कि मैंने तुम्हें बता दिया कि क्योंकि साइकोलॉजिस्ट ऑब्जर्वेशन की स्टडी, ये सारे मेथड्स यूज करते हैं बिहेवियर को पढ़ने के लिए, सिंपल ऑब्जर्वेशन नहीं करते क्योंकि वो तो बायसनेस क्रिएट कर देगी, ठीक है? तो इसलिए वो एक सिस्टमेटिक और केयरफुल मेथड यूज करते हैं ताकि उनको एकदम एक्यूरेट रिजल्ट मिल सके, ठीक है? अब देखो, साइकोलॉजी ना सिर्फ अपने अपने में ही सीमित नहीं है, लिमिटेड नहीं है, वो बहुत सारी फील्ड्स के साथ इंटरकनेक्टेड है, जैसे कि रिसर्च, हेल्थ रिसर्च। अब देखो, रिसर्च तो साइकोलॉजी की एकदम तुम बोल सकते हो कि बैकबोन होती है, रिसर्च के बिना साइकोलॉजी नहीं चल सकती, ठीक है? कैंसर रिसर्च, साइको ऑन्कोलॉजिस्ट्स होते हैं जो कैंसर पेशेंट्स के साथ काम करते हैं, ठीक है? फिर इवन क्लाइमेट चेंज स्टडीज, एजुकेशनल, वर्क प्लेसेस, यहाँ सब में साइकोलॉजी यूज होती है, ठीक है? तो सिर्फ साइकोलॉजी अपने मेंटल हेल्थ में यूज नहीं होती कि हाँ बस अपन थेरेपी और काउंसलिंग में यूज कर रहे हैं, नहीं, साइकोलॉजी अब हर जगह फैल चुकी है। फिर आता है साइकोलॉजी बिकम्स अ साइंस। अब देखो, साइकोलॉजी को पढ़ना कैसे स्टार्ट हुआ था? जो गुस्ताव फेशनर थे ना, उन्होंने ये पढ़ा था कि हम कैसे चीजों को सेंस कर सकते हैं, ठीक है? हम साइंटिफिक साइकोलॉजी उन्होंने स्टार्ट करी थी, जो कि तुम आगे जाके, क्योंकि अभी सिस्टरली में इतना डिटेल्ड में है नहीं, ठीक है?
तो गुस्ताव फेशनर और हरमन हेल्महोल्ट्ज ने क्या क्या किया था ये तुम मास्टर्स में पढ़ोगे अगर तुम्हारे सिलेबस में ऐसा हुआ तो, ठीक है, कि थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स आते हैं, सारे थ्योरीज आती है उसमें, ठीक है, और सारे थ्योरिस्ट्स आते हैं। तो तुम्हें बस इनका नाम जान लेना है अभी कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने ना फाउंडेशन बनाई थी मॉडर्न साइकोलॉजी की। इसके बाद अपना आता है प्रॉपर स्टार्टिंग ऑफ साइकोलॉजी की, हाँ कहाँ से स्टार्ट हुई। फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन थे? विल्हेम वुंड, ठीक है। इन्होंने जर्मनी में लैबोरेटरी, सबसे पहले लैबोरेटरी स्टैब्लिश करी थी, कब? 1879 में, ठीक है। और वो एक जर्मन डॉक्टर थे, उन्होंने ह्यूमन माइंड को साइंटिफिकली पढ़ने की कोशिश करी थी। अब मेरे को ये बताओ कि जो स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल है उसका फाउंडर कौन है? एडवर्ड टिचनर। वेरी गुड, हाँ एडवर्ड टिचनर। क्योंकि अपन काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं, वुंड को अपन मानते हैं कि हाँ वुंड ने स्ट्रक्चरलिज्म को बनाया था, ऐसा नहीं है। तो जो टिचनर था, ठीक है, एडवर्ड टिचनर, वो वुंड का स्टूडेंट था। टिचनर वुंड का स्टूडेंट था जो अमेरिका में मूव हुआ था, ठीक है। उसने नया नया अप्रोच स्टार्ट करा था स्ट्रक्चरलिज्म, वुंड से इंस्पायर होके, ठीक है। तो ही बिलीव्ड वी कैन ब्रेक एवरी एक्सपीरियंस इनटू बेसिक फीलिंग्स, बेसिक सेंसेशन। जैसे कि अपन इसका थोड़ा सा इजी एग्जांपल देखते हैं। इमेजिन यू आर ईटिंग एन एप्पल, तुम सब लोग एप्पल खा रहे हो, ठीक है। टिचनर तुम यहाँ पे खुद प्रेजेंट है, टिचनर तुमसे पूछ रहा है कि हाँ बताइए आपको क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा है कि आप इस एप्पल को खा रहे हो, एज यू ईट दिस एप्पल। क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं तुम्हारे? सबसे पहला कि हाँ मीठी है या फिर थोड़ी सी खट्टी लग रही है। सेकेंड आंसर हो सकता है कि इसका टेक्सचर बहुत क्रंची है, इट्स नॉट सॉफ्ट बट इसका टेक्सचर बहुत क्रंची है, ऐसा मजा आ रहा है, कुरकुरा सा। थर्ड होता है कि इट स्मेल्स फ्रेश, बहुत ऐसा फ्रेश लग रहा है, नई नई लेके आए हो क्या आप। फोर्थ होता है कि यार मेरे को तो बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि मेरे को एप्पल्स पहले से पसंद है, तो थैंक यू टिचनर अंकल, आपने मेरे को एप्पल्स दिए। एक सेकेंड रुको प्लीज। हाँ सॉरी, ठीक है। चौथा क्या पॉसिबिलिटीज हुई? आई फील हैप्पी बिकॉज आई लव एप्पल्स, ठीक है। फिफ्थ आंसर क्या हो सकता है कि यार ये तो मेरे को मेरे स्कूल के दिनों की याद दिला गया, जब मेरे को मेरी मम्मी ऐसे एप्पल्स काट काट के देती थी और मैं उसको फोक से खाता था। तो ये तुम्हारे आंसर्स हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो स्टूडेंट है, मतलब कि तुम लोग हो, तुम एप्पल ईटिंग एक्सपीरियंस को, मतलब कि तुम एप्पल खा रहे हो भी, तुम अपने एक्सपीरियंस को ब्रेक डाउन कर रहे हो इनटू टेस्ट, स्मेल, फीलिंग्स, मेमोरीज, ठीक है। ये होता है स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म क्या करते हैं कि अपन अपने एक्सपीरियंसेस को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ठीक है, छोटी छोटी चीजों में, ताकि अपन समझ सके, ठीक है। अब देखो इसमें एक थ्योरिस्ट और आती है जो होती है मार्गरेट एफ वॉशबर्न, ठीक है। वो टिचनर की स्टूडेंट थी, ठीक है। टिचनर किसके स्टूडेंट थे? वुंड के स्टूडेंट थे। और मार्गरेट किसकी स्टूडेंट थी? टिचनर की स्टूडेंट थी, जो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी। 1894 में उन्होंने, वो ऐसी फर्स्ट वुमन बनी जिन्होंने पीएचडी करी साइकोलॉजी में, ठीक है। और फिर उन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है द एनिमल माइंड, बहुत फेमस हुई थी। फिर उसके बाद अपन पढ़ते हैं कि हाँ स्ट्रक्चरलिज्म खत्म हो जाता है। स्ट्रक्चरलिज्म ज़्यादा दिनों तक, महीनों तक टिका नहीं, सालों तक टिका नहीं, क्योंकि क्या है कि साइकोलॉजिस्ट बोलते थे कि यार तुम हर एक चीज़ को ब्रेक डाउन करके, माइंड को ब्रेक डाउन करके कैसे पढ़ सकते हो, मतलब कि तुम बांट बांट के नहीं पढ़ सकते, पढ़ना है तो एक साथ पढ़ो ना, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि जो टिचनर थे ना, एंड में आते आते वो फंक्शनलिस्ट बन गए, मतलब कि उन्होंने अपनी अप्रोच ही छोड़ दी थी कि यार ठीक है अब मैं भी नहीं मानता अपनी अप्रोच में स्ट्रक्चरलिज्म में, वो खुद फंक्शनलिस्ट बन गए जाते जाते, ठीक है। तो फिर अब आती है फंक्शनलिज्म। अब इसके फाउंडर थे अपने विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने क्या बोला था? वो अमेरिका में आए थे साइकोलॉजी लेके, ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1870s में पढ़ाते थे। उन्होंने बहुत फेमस बुक लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, जो आज भी अवेलेबल है। वुंड और टिचनर जैसा मानते थे वो वैसा नहीं मानते थे। जेम्स बोलता था कि चलो ठीक है स्ट्रक्चरलिज्म वालों, तुमने ये तो पढ़ लिया कि माइंड के पार्ट्स को अपन डिवाइड करके कैसे पढ़ सकते हैं, पर अब तुम मुझे ये बताओ कि वो जो माइंड है वो तुम्हारी कैसे हेल्प करता है कि तुम एक अच्छी लाइफ जी सको, तुम सर्वाइव कर सको इस दुनिया में, ठीक है। तुम कैसे अडेप्ट कर सकते हो, उसका माइंड का तुम यूज कैसे करोगे, तुम मुझे ये तो बताओ। तुमने स्ट्रक्चर पढ़ के क्या उखाड़ लिया, ठीक है, तो तुम फंक्शन पढ़ो ना उसका। तो उसने वो पढ़ा। हाँ
फंक्शनलिज्म क्या होता है, में समझो, फंक्शन से समझो, स्टडिंग द फंक्शन, मतलब कि यूज ऑफ माइंड इन डेली लाइफ, ठीक है। जेम्स बोलते थे कि अपना जो माइंड है वो एक फ्लोइंग रिवर के जैसा है, हमेशा बदलता रहता है, स्थिर नहीं रहता। तो हमें इसको ना एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, जबकि हमको ये पढ़ना चाहिए कि ये हमारी हेल्प कैसे करता है कि हम चीज़ों को सॉल्व कर पाए। अब मेरे को ये बताओ कि चार्ल्स डार्विन को कौन कौन जानता है यहाँ पे? चार्ल्स डार्विन ठीक है, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी दी थी, काशिश लावण्या, वेरी गुड, ठीक है। तो वो ना चार्ल्स क्या बोलते हैं, विलियम जेम्स चार्ल्स डार्विन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, ठीक है। डार्विन बोलता था कि हमारे कुछ ऐसे फिजिकल ट्रेट्स होते हैं जो हमें सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं और वो पास डाउन होते हैं। तो जेम्स ने सोचा कि यार अगर फिजिकल ट्रेट्स हो सकते हैं तो अपने बिहेवियर क्यों नहीं हो सकते, जैसे कि एक कनेक्शन देखते हैं अपन दोनों के बीच में। चार्ल्स डार्विन ने क्या बोला, इफ एन एनिमल हैज अ बॉडी पार्ट दैट हेल्प्स इट लिव लॉन्गर, इट कैन पास इट ऑन टू इट्स बेबीज। जैसे कि जिराफ की लंबी नेक, ठीक है, वो उसको खाना खाने में मदद करती है कि वो ऐसे खाता है, ठीक है। विलियम जेम्स ने सोचा कि यार ये अपने बच्चे में भी उसमें पास ऑन होगी, जब उसका बच्चा बड़ा होगा तो वो भी ऐसे करेगा। तो ऐसा बिहेवियर के साथ भी तो हो सकता है कि इफ अ पर्सन हैज अ बिहेवियर, मान लो कि एक पर्सन का ऐसा बिहेवियर है कि वो रेजिलियंट है बहुत ज्यादा, ठीक है, और वो सेफ रहता है, मतलब कि इमोशनली बेटर रहता है या फिर अच्छी जिंदगी जीता है, तो हो सकता है कि वो उसका बिहेवियर उसके बच्चों में पास ऑन हो, ठीक है। तो वो चार्ल्स डार्विन से इंस्पायर होता। अब इसमें एक ये बात इंपॉर्टेंट है कि मैरी विटन कैल्किंस फर्स्ट फीमेल साइकोलॉजी प्रेसिडेंट रही थी, ये जेम्स की स्टूडेंट थी, ठीक है। इन्होंने अपनी पीएचडी की सारे रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर ली थी हार्वर्ड ने, पर इनको डिग्री नहीं मिली। क्यों? बिकॉज शी वॉज अ वुमन, मतलब उनको मिली ही नहीं क्योंकि वो एक लेडी थी, ठीक है। तो इस वजह से, मतलब कि तुम देख रहे हो पेट्रियार्की तब भी कितनी ज्यादा थी और अब भी थोड़ी बहुत है, खत्म तो होती ही नहीं है ये, ठीक है। तो इनको शायद पीएचडी की डिग्री कभी नहीं मिली, पर फिर भी उन्होंने अपनी एक लैब ओपन करी, ठीक है, रिसर्चेस करे बहुत सारी, और फिर फाइनली उनको रिकॉग्निशन मिली 1905 में। शी बिकेम द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। कितनी गर्व की बात है, ठीक है। फिर अब आते हैं अपने, हाँ, ये कुछ 2-3 नाम हैं जो फंक्शनलिज्म से रिलेटेड हैं, जैसे कि फ्रांसिस सेसिल समनर, फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन विद अ पीएचडी इन साइकोलॉजी, केनेथ एंड मैमे क्लार्क, उन्होंने रेसिज्म का स्टडी करा था कि वो कैसे चिल्ड्रन को अफेक्ट करती है। फिर जॉर्ज सैंचेज, इन्होंने फोकस करा था कल्चरल बायस में कि इंटेलिजेंस टेस्ट में कैसे कल्चरल बायस होता है, ठीक है। फिर अपना आता है जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। अब जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी है ना, वो क्या बोलता था, जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी एकदम अगेंस्ट जाता था उसके स्ट्रक्चरलिज्म के। स्ट्रक्चरलिज्म क्या बोलता था कि तुम टुकड़ों में चीजों को समझो, ब्रेक डाउन करके समझो, ठीक है। जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी क्या बोलता था, नहीं, हम चीजों को बेटर तभी समझ सकते हैं जब हम उनको एक होल पार्ट देखें पूरा। जैसे कि ये फोन है, अब मैं इसका कवर निकाल दूं, मैंने कवर निकाल दिया इसका, अब मैं यहाँ पे इसका सिम भी निकाल दूं, मैं सब कुछ निकाल दूं, तो ये फोन नहीं रहेगा, इसका बस इस टुकड़े रहेंगे, अंजर पंजर रहेंगे। मैं ना तो इसको यूज कर पाऊंगी, ना मैं कुछ फोन कर पाऊंगी, ना मैं व्हाट्सएप चला पाऊंगी, कुछ नहीं चला पाऊंगी, तो मैं उसको कैसे समझ सकती हूँ? अब ये पूरा फोन है, ठीक है, मैं इस पे कॉल कर सकती हूँ, मैसेज कर सकती हूँ, यूट्यूब देख सकती हूँ, तो इसका कुछ मीनिंग भी तो है ना। यही बोलता है जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी कि द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। मान लो जैसे कि मैंने स्मार्टफोन का एग्जांपल दिया, ये भी इधर है, ठीक है। अ सॉन्ग इज मेड ऑफ मेनी नोट्स, इफ यू हियर ओनली सेपरेट नोट्स, ठीक है, इट्स नॉट म्यूजिक। म्यूजिक वो होता है जिसको तुम एडिट कर, पहले रिकॉर्ड करते हो, फिर काटते हो, एडिट करते हो, ठीक है, कुछ अपनी से ट्यूनिंग डालते हो, तब वो म्यूजिक बनता है, ठीक है। सारे चीजों को एक साथ तुम जोड़ते हो तब वो म्यूजिक बनता है। तो वी अंडरस्टैंड बेटर व्हेन वी सी द फुल पैटर्न, ठीक है, नॉट द स्मॉल पीसेस। अब इसके फाउंडर थे मैक्स वर्दीमर, ठीक है, इनका प्रोनाउंसिएशन मैक्स वर्दीमर, ठीक है, मेन फाउंडर थे इसके। अब मुझे ये बताओ कि इनके साथ 2 जने और थे, वो कौन थे? कर्ट कोफका एंड वुल्फगैंग कॉलर। वेरी गुड, हाँ, ठीक है। तो वो इनके शायद जूनियर्स थे, पर मेन फाउंडर यही थे, ठीक है। तो ये डिसएग्री कर रहे थे स्ट्रक्चरलिज्म के साथ कि नहीं भाई तुम लोग गलत हो, ऐसा नहीं होता। फिर फ्रॉइड आता है, फ्रॉइड को तो कौन नहीं जानता, फ्रॉइड फादर ऑफ साइकोएनालिसिस, ठीक है, वो ऑस्ट्रियन डॉक्टर थे, न्यूरोलॉजिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने पेशेंट्स के साथ काम करा जिनको मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम्स थी, तो फिर उन्होंने देखा कि यार इनको फिजिकली तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो हो सकता है कि माइंड में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। फिर उन्होंने अपना क्या कॉन्सेप्ट बनाया, क्या थ्योरी बनाई,
उनके लिए इम्पोर्टेंट था सबसे ज्यादा अनकॉन्शियस माइंड। वो बोलता था कि हमारा ना एक अनकॉन्शियस माइंड होता है, एक हिडन पार्ट ऑफ द माइंड जो हमें पता ही नहीं है कि है, पर वो होता है। उसमें क्या क्या होता है, अपने हिडन डिजायर्स, फीलिंग्स, फियर्स, ठीक है, पेनफुल मेमोरीज होती है जो रिप्रेस हो जाती है, अनकंफर्टेबल थॉट्स, हमें पता भी नहीं लगता पर वो कब पुश हो जाती है हमें नहीं पता लगता, पर वो रहती है, ठीक है, और वो अफेक्ट करती है अपने डेवलपमेंट को, अपने फीलिंग्स को, अपने बिहेवियर को। जैसे मान लो you may feel anxious but not know why. Freud believed it could be due to repressed childhood fear you don't remember. मान लो कोई एक जगह है, वहां पे बचपन में तुम्हारे साथ कुछ हो गया होगा, तुम्हें याद नहीं है, ठीक है, क्योंकि रिप्रेस हो गई मेमोरी। अब तुम जब भी अडल्टहुड में उस जगह पे जाते हो तो तुम्हें ऐसा अजीब सी घबराहट होती है कि यार मुझे पता नहीं कि मुझे इस जगह पे अच्छा नहीं लग रहा। तो फ्रॉइड ये बोलते हैं कि यार तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड, तुम्हारे अनकॉन्शियस थॉट्स अभी भी तुम्हें परेशान कर रहे हैं, ठीक है। और वो चाइल्डहुड को इम्पोर्टेंस ज्यादा देते थे कि अगर किसी का बचपन अच्छा नहीं गया ना, बचपन में कोई बुरी चीज हो गई तो वो मेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी, बाद में करेंगी, ठीक है, अडल्टहुड में तुम्हें बहुत परेशान करेंगी। फिर आते हैं फ्रॉइड्स के कुछ ऐसा फॉलोवर्स और जो उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाते गए। सबसे पहले कार्ल यूंग जिन्होंने दी थी एनालिटिकल साइकोलॉजी, ठीक है। फिर एल्फ्रेड एडलर जिन्होंने दी थी, क्या दी थी, ERG थ्योरी, ERG थ्योरी। वो एल्डरफर है, एल्डरफर है वो। हाँ निका बोलो। अर्थ ऑर्डर, न्यू फ्लूडियन थ्योरी, इंडिविजुअल साइकोलॉजी, सही बोल रहे हो तुम लोग। नियो फ्रॉइडन्स तो ये सारे हैं, मतलब कि फ्रॉइड के बाद जो लोग आए थे ना उनको अपन नियो फ्रॉइडन या नियो एनालिटिकल थ्योरिस्ट बोलते हैं, ठीक है, जो फ्रॉइड के साथ काम कर रहे हैं और पर उनके काम से डिसएग्री कर रहे हैं और उन्होंने अपनी थ्योरी बनाई है। जैसे कार्ल यूंग ना फ्रॉइड से एसोसिएटेड था पर उसने उसको कुछ ऐसा अजीब सा सेंस हुआ, प्लीज तुम लोग कार्ल यूंग और फ्रॉइड की हिस्ट्री मत पढ़ना, अभी बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है, तो जब तुम मास्टर्स में जाओ तभी पढ़ना, ठीक है। तो कार्ल यूंग ने बोला कि मैं तो तेरे साथ काम नहीं करूंगा, मैं तो जा रहा हूँ, और वो भाग गया, फ्रॉइड से भाग गया वो, और फिर उसने अपनी अलग थ्योरी बनाई। वैसे ही एल्फ्रेड एडलर था, उसने भी अपनी अलग थ्योरी बनाई थी, इंडिविजुअल साइकोलॉजी जिसको बोलते हैं, ठीक है। फिर आती है कैरन हॉर्नाई, इन्होंने तो फ्रॉइड को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करा था क्योंकि फ्रॉइड क्या बोलता था कि जो वुमेन होती है उनको बहुत ज्यादा इंफीरियर फील होता है। ऑलरेडी है वो सिलेबस में हमारे फ्रॉइड की। हाँ सिमरन मैं समझी नहीं क्या बोल रही हो तुम। आपने बोला ना कि वो मतलब अभी नहीं पढ़ना डिस्टर्बिंग है, तो वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हो तो फिर तुम्हें पता होगा मैं क्या बोल रही हूँ। यस मैम। हाँ तो जो नहीं पढ़े मैं उनके लिए बोल रही हूँ, हो सके तो बाद में पढ़ लेना, ठीक है। फिर एना फ्रॉइड आती है, उनकी बेटी, जैसे कि कैरन हॉर्नाई में बता रही थी, कैरन हॉर्नाई ने उनको बहुत बोला था कि तुम वुमेन को इन्फीरियर मत समझो, ठीक है, हम किसी से कम नहीं है, ये वो, तो उन्होंने अपनी बहुत ज्यादा अच्छी थ्योरी दी थी। फिर एना फ्रॉइड उनकी खुद की बेटी, सिगमंड फ्रॉइड की बेटी, उन्होंने ईगो पे काम करा था, ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे रिसर्च करी थी। फिर उनसे इन्फ्लुएंस हुए थे एरिक एरिक्सन, जिनकी कितनी स्टेजेस है, 8 स्टेजेस, ठीक है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट वाली। तो उन्होंने भी अपनी थ्योरी बनाई थी, सोशल लर्निंग थ्योरी, साइको सोशल थ्योरी। फिर अपने आते हैं इवन पावलोव, बिहेवियरिज्म वाले, कुत्ता वाला एक्सपेरिमेंट, ये तो सबको पता ही होगा कि इवन पावलोव कौन थे। उन्होंने डॉग्स के साथ एक्सपेरिमेंट करा था, वो देखना चाहते थे कि डॉग्स कैसे सैलिवेट करने लगता है जब उनको ऐसा फूड दिखता है, खाना दिखता है। तो उन्होंने ना खाना देने से पहले ना हमेशा ऐसे एक बेल बजाई कि ले 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 खाना ले ले, तेरा खाना आ रहा है, वैसे ऐसे। तो वैसे डॉग कुछ दिन ऐसे करते रहे। फिर कुछ दिनों बाद डॉग्स को ना ऐसा बेल की साउंड पे ही ऐसे होने लग गया कि अरे वाह मेरा खाना आने वाला है, चलो खाना आने वाला है। फिर तो उनके मुंह से तब से वैसे ही पानी निकलने लग गया कि चलो अब तो खाना आने वाला है। इसको हम बोलते हैं कंडीशनिंग, लर्निंग टू रिस्पॉन्ड टू समथिंग न्यू, ठीक है। अब देखो बिहेवियरिज्म के फादर कौन थे, जॉन बी वॉटसन, ठीक है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, फ्रॉइड से अग्री नहीं करते थे। अब देखो बिहेवियरिज्म का बेसिक फंडा क्या था, वो ये मानते थे कि हमें वही चीज पढ़नी चाहिए, ठीक है, जो हमको दिखती है, मतलब कि बिहेवियर। अब तुम लोग बहुत मतलब कि बहुत सारे लोग हो, ठीक है, तुम्हारे अंदर बहुत सारे ख्याल चल रहे होंगे, किसी को लग रहा होगा कि यार खाना खाना है अभी तो घर जाना है, कोई ऑफिस में होगा, कोई ट्रैवल कर रहा होगा, या फिर कोई घर पे बैठा होगा, कोई लेट रहा होगा, तभी किसी ने वीडियो ऑन नहीं करी, या फिर कोई सोच रहा होगा कि अरे यार कितना पका रही है, अभी तो हमें सब पता है, आप आगे पढ़ाओ, कोई भी कुछ भी सोच रहा होगा, ठीक है।
अब गौरी हंस रही है, ठीक है, स्माइल कर रही है, बहुत क्यूट स्माइल कर रही है, तो वो उसका बिहेवियर है, वो मुझे आगे दिख रहा है, वो ओवर्ट बिहेवियर है। ओवर्ट और कोवर्ट होता है, ठीक है। ओवर्ट बिहेवियर जो हमको दिखता है, ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मैं हंस रही हूँ, वो मेरे को दिख रहा है। कोवर्ट बिहेवियर ऐसे कि हाँ, मेरे घर वाले मेरे को बाद में बहुत सुनाएंगे कि कितना गेट बंद रखती है, ये करती है, वो करती है, क्या करती रहती है तू। वो मेरा कोवर्ट बिहेवियर है कि मेरे अंदर क्या क्या चीजें चल रही है, ठीक है, मेरे मेंटल प्रोसेसेस। तो बिहेवियरिज्म किस पे ज्यादा फोकस करता था? जो बाहर दिखता है, ओवर्ट बिहेवियर, OVERT, ठीक है। हाँ निका बोलो। इसमें जैसे जो आपने कोवर्ट बिहेवियर का एग्जांपल दिया, तो जब मैंने 12th में पढ़ा था, तो मतलब 11th में, तो एक ट्विचिंग ऑफ मसल्स का बहुत एग्जांपल देते थे, तो वो तो एक फिजिकल चीज हो गई ना, तो हमें फिजियोलॉजिकल मेंटल रिस्पॉन्स। उसको भी हम लेंगे कोवर्ट में, या फिर सिर्फ मेंटल प्रोसेसेस को लेना होता है? यार ट्विचिंग ऑफ मसल्स वो तो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो गया ना। तो वो नहीं आएगा ना उसमें? ले सकते हैं, दे सकते हैं, क्योंकि वो भी अपन मतलब कुछ सोच रहे हैं अंदर ही अंदर, तभी तो मतलब हो सकता है कि अपन को इस चीज का स्ट्रेस हो रहा हो, या फिर अपन बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, तभी वो शो हो रही है, ठीक है। तो उसको भी अपन ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट पता है? ठीक है, तो क्या हुआ था, जो जॉन वॉटसन थे और उनकी असिस्टेंट थी रोजाली, और इनकी ये बात भी थी कि ये दोनों डेट कर रहे थे, इनका चक्कर चल रहा था। बहुत अनप्रोफेशनल चीज़ है बोलने की, पर मेरे से बोले बिना रहा नहीं गया, तो मैंने बता दी। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था एक बेबी के साथ, जिसको अपन बोलते थे लिटिल एल्बर्ट। उन्होंने उसको लिटिल एल्बर्ट का नाम दिया था। अब देखो, बच्चा था, इसकी फोटो दिखा देती हूँ मैं। ये बच्चा था, ठीक है। इसको ना ऐसे फरी थिंग्स बहुत अच्छी लगती थी, सॉफ्ट सॉफ्ट फ्लफी फ्लफी चीज़ें, वाइट चीज़ें, ठीक है। उसको पहले डर नहीं लगता था, वो बच्चा खुश होता था जब किसी को देखता था ऐसे। पर उसको जब लैब में लाया गया, ठीक है, और उसको एक वाइट चूहा दिखाया गया था, पहले वो डरता नहीं था, पर दूसरी बार जब उसको चूहा इधर दिखाया, इधर रखा है, वैसे ही वॉटसन ने पीछे एक बहुत तेज आवाज करी। बच्चा है, डरेगा, ठीक है, ऑब्वियसली वो डरेगा। तो उसने, उसके पास चूहा प्रेजेंट था उस टाइम, और आवाज हुई, तो वो दोनों को मतलब ऐसे रिलेट करने लग गया, कनेक्ट करने लग गया कि जैसे जैसे मेरे पास कोई वाइट चीज या फरी चीज आएगी, वैसे वैसे मेरे को डराया, मतलब कि मेरे को डर लगेगा, मेरे साथ ऐसा वो तेज तेज आवाज आएगी, ठीक है। तो उसकी कंडीशनिंग ऐसी होती गई कि मतलब वो बच्चा रोने लग गया सिर्फ चूहे को देख के, कोई नॉइज की जरूरत ही नहीं पड़ी, इतनी ज्यादा मतलब उसकी क्रूअल कंडीशनिंग करी गई थी। और वो डरने भी लग गया था बाकी सारे चीजों से, जैसे कि है ना, रैबिट हो गया, डॉग हो गया, या फिर कोई कोट हो गया, ठीक है। तो वॉटसन ने क्या प्रूव कर दिया कि फियर को अपन लर्न करवा सकते हैं थ्रू कंडीशनिंग, ठीक है। और उसके बाद, इस एक्सपेरिमेंट के बाद, किसी को अभी तक पता नहीं चला शायद कि ये बच्चा कहाँ है, या फिर इसका डर रिमूव करा गया या नहीं करा गया। पर एक और लेडी आई थी उसके बाद, मैरी कोवर जोन्स। मैरी कोवर जोन्स आई थी, द फियर रिमूवर। उन्होंने भी सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट करा था, पर उन्होंने बोला था कि देखो, तुमने तो डर बिठाया है एक बच्चे के दिल में, ठीक है, मैं उस डर को निकालूंगी किसी और बच्चे को यूज करके, क्योंकि वो लिटिल एल्बर्ट मिला नहीं। उसके बाद उसने एक बच्चे के साथ काम करा जिसको उसने बोला लिटिल पीटर, ठीक है। उन्होंने भी सेम तरीका अपनाया, पीटर को डराया, ठीक है, व्हाइट रैबिट को दिखा के, तेज आवाज करके। पर उन्होंने क्या मेथड फिर अप्लाई करा, एक और मेथड अप्लाई करा था, काउंटर कंडीशनिंग। उन्होंने ना, जैसे जैसे पीटर को डर लगता था, मतलब कि मान लो रैबिट वहां बैठा है पीछे, ठीक है, मैं पीटर हूँ, ठीक है, तो मेरे को ना उन्होंने क्या दिया, मान लो कि मेरा फोन, ये मेरी फेवरेट चीज है, तो मैं मेरा फोन चला रही हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा इतना कि वो रैबिट बैठा है पीछे, मेरे को मेरा थोड़ा डर थोड़ा सा कम हो, थोड़ा सा डर मुझे अभी भी लग रहा है, पर थोड़ा सा कम हुआ। फिर मैं दूसरे दिन भी मैं फोन चला रही हूँ, थोड़ा सा रैबिट आगे आया थोड़ा सा, फिर मैं तीसरे दिन भी फोन चला रही हूँ, या फिर मैंने को लैपटॉप दे दिया, मेरी कोई फेवरेट चीज दे दी गई, फिर रैबिट इधर आ गया। तो ऐसे क्या हुआ, धीरे 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 वो रैबिट को एकदम उसके पास लेके आई, तो पीटर को थोड़ा सा डर लगना कम हो गया और एकदम बंद हो गया। क्यों? क्योंकि उसको उसकी फेवरेट चीज दी गई थी उसके साथ में, ठीक है। तो उसने क्या दिखाया कि फियर को अपन अनलर्न भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो फियर हमेशा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब सिस्टरली में देखो, जैसे मैं सिस्टरली के हिसाब से ही चल रही हूँ, तो सिस्टरली में नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना साइकोलॉजी इन इंडिया। इंडियन साइकोलॉजी कौन कौन पढ़ चुका है यहाँ पे? कशिश पढ़ चुकी है, और कोई नहीं? कोई बात नहीं,
इंडियन साइकोलॉजी में क्या? कोई बात नहीं, इट्स ओके, अभी देख लेंगे अपन। साइकोलॉजी इन इंडिया, साइकोलॉजी इन इंडिया एज अ मॉडर्न सब्जेक्ट इज ओनली अबाउट 100 ईयर्स ओल्ड। देखो क्या होता था अपने ना, यहाँ पे इंडियन साइकोलॉजी पहले से एग्जिस्ट करती थी, मतलब कि अपन पहले से माइंड, कॉन्शियसनेस, इमोशंस, ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इन सब के बारे में बात करते आ रहे थे हमारे पास ये सब चीजें, वेद, उपनिषद, ठीक है, योगा, ये सब थे अपने पास। पर जो इंडियन साइकोलॉजिस्ट थे ना, उन्होंने इन सब चीजों को निग्लेक्ट कर दिया जब ब्रिटिश का रूल हो रहा था, कि यार कोई बात नहीं, छोड़ो, अब ये नहीं पढ़ते अपन अपन तो ना बाहर से लेके आई अप्रोचेस और थ्योरीज अपन अप्लाई करेंगे। तो इंडियन साइकोलॉजिस्ट्स बाहर से पढ़ के आए थे, ठीक है, फ्रॉइड से पढ़ के आए थे, फ्रॉइड के साथ पढ़ के आए थे, वुंड के साथ पढ़ के आए थे, फिर उन्होंने वो थ्योरीज यहाँ पे अप्लाई करी इंडिया में। फिर उन्होंने कुछ साल बाद देखा कि यार अपनी ना इंडिया की पॉवर्टी थोड़ी सी अलग है, बाहर से अलग है, इंडिया की पॉपुलेशन की प्रॉब्लम्स अलग है, तो अपनी जो थ्योरीज है, बाहर की थ्योरीज, वेस्टर्न थ्योरीज, वो तो अप्लाई ही नहीं हो सकती, उनसे तो अपनी जनता की प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही। तब उनको रियलाइज हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी इंडियन साइकोलॉजी को निग्लेक्ट करके, उन्होंने इग्नोर करा था एकदम से, कि यार हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए था। फिर उसको इम्पोर्टेंस दी गई, वापस इंडियन साइकोलॉजी को लेके आए थे वो, फिर वापस योगा, उपनिषद, वेद, ये सब पढ़ा था, सांख्य योगा, ठीक है। तो बहुत सारे, जैसे कि मैंने पहले से बताया था, अभी बताया मैंने, जैसे कि पहले से अपनी इंडियन टेक्स्ट बात करती आ रही है, माइंड, ह्यूमन बिहेवियर, जैसे कि वेद, उपनिषद, स्मृति, इन सब में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि इंपॉर्टेंट टेक्स्ट होते थे अपने चरक संहिता, योग सूत्र, भगवत गीता, अर्थशास्त्र, ये क्या क्या डिस्कस करते थे, पर्सनालिटी, जो कि वेस्टर्न साइकोलॉजी भी करती है, माइंड बॉडी कनेक्शन, जो कि वेस्टर्न साइकोलॉजी करती है, मेंटल हेल्थ, मोरालिटी एंड एथिक्स, जो वेस्टर्न साइकोलॉजी करती है। अपने पास सब कुछ था, पर अपन ने इग्नोर करा, अपन ने नहीं दी उसको इम्पोर्टेंस, ठीक है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो तुम्हें पता होने चाहिए, वो होते हैं एक तो धर्म, ठीक है, फिर होता है कर्म, फिर रीबर्थ, ठीक है, फिर सेल्फ, मतलब कि हमारा खुद का आत्मन। धर्म क्या होता है? डूइंग द राइट थिंग इन लाइफ, अच्छी चीज करो, ठीक है, तुम्हें अच्छा फल मिलेगा उसका, बोलते ना पुण्य करो, ठीक है। फिर होता है कर्म, कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, आवर एक्शंस अफेक्ट आवर फ्यूचर। आज तुमने किसी के साथ गलत करा है, तुम्हें टेम्परली खुशी मिल रही है उस चीज की, कोई बात नहीं, चीटिंग करिए, क्या ही फर्क पड़ता है, मैं तो खुश हूँ, मेरे को नहीं चाहिए था, नहीं चाहिए थी। पर तुम देखोगे 1 महीने बाद, 5 महीने बाद, 1 साल बाद, तुम देखोगे कि तुम्हारी लाइफ कहाँ पे आई है, ठीक है। फिर रीबर्थ, री इनकारनेशन, बोलते हैं ना कि शरीर तो जल जाता है, पर हमारी आत्मा रहती है, सोल रहती है, ठीक है। फिर अपना सेल्फ, हमारा आत्मन, द रियल यू इज बियॉन्ड द बॉडी एंड माइंड। अब ऐसे अपन मटीरियलिस्टिक चीजों को और अपने बॉडी को, अपने माइंड को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, कि मेरी इंटेलिजेंस ही मेरा सब कुछ है, अगर मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा कुछ नहीं हो सकता इस दुनिया में, ठीक है। तो यार इतनी जरूरी नहीं है तुम्हारी इंटेलेक्ट, मतलब तुम्हारा जो खुद तुम खुद हो, सेल्फ, आत्मन तुम्हारा, वो तुमसे, तुम्हारी बॉडी से भी बढ़ के, तुम्हारी इंटेलिजेंस से भी बढ़ के, तुम्हें बस पता नहीं है, तुम्हें रियलाइजेशन नहीं है उसका, ठीक है। इंडियन साइकोलॉजी ये बोलती है। अब ये पंचकोश होते हैं, मैं इसका तुम्हें वो डायग्राम दिखाती हूँ, 1 मिनट। पंचकोश पढ़ा है किसी ने? कशिश ने पढ़ा है, ठीक है। दिख रहा है? ये देखो, पंचकोश तत्व होते हैं अपने, 5 लेयर होते हैं अपने बॉडी में। सबसे ऊपर ऊपर होती है अन्नमय कोश, मतलब कि फूड, नेसेसरी चीजें अपने लिए, ठीक है। फिर होता है अपना प्राणमय कोश, मतलब कि सांस लेना, ठीक है, और अपनी लाइफ की एनर्जीज। फिर अपनी होती है मनोमय कोश, मतलब कि मन, थॉट्स, फीलिंग्स। फिर अपनी होती है सबसे सेकेंड लास्ट होती है अपनी विज्ञानमय कोश, मतलब कि विजडम, नॉलेज, इंटेलिजेंस। लास्ट में होती है आनंदमय कोश, मतलब कि सेल्फ रियलाइजेशन, प्योर ब्लिस। हाँ, मैस्लो की हायरार्की टाइप थ्योरी, हाँ। फिर सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपना सेल्फ, हमारा आत्मन, ठीक है। एक मिनट में वापस लेके आती हूँ वो।
तो पंचकोश 5 लेयर्स होती है पर्सन की, ठीक है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। सबसे अंदर जो होता है ना, वो होता है हमारा आत्मन, हमारा सोल। इट इज बियॉन्ड ऑल दीज, प्योर होता है, अनटच्ड होता है। अपन अपने आत्मन को रियलाइज ही नहीं कर पाते कि यार हमारी बॉडी, मतलब हमारा जो आत्मन है वो कितना प्रेशियस है। बस अपन तो हमारी बॉडी को देख के सही हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देके हम आत्मन को इतना इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है, ठीक है। अब देखो, ये सत्व राजस तमस पढ़े होंगे अपन ने, कभी ना कभी तो सुने ही होंगे अपनी लाइफ में कि हमारे 3 क्वालिटीज होती है, त्रिगुणा होते हैं अपने। वैसे ही त्रिदोष भी होते हैं, ये त्रिगुणा है। सत्व जो होता है, जिसके अंदर सत्व ज्यादा होता है, तो वो बहुत प्योर इंसान होता है, बहुत काम होता है, हर चीज में बैलेंस बना के चलता है। पर जिसमें राजस ज्यादा होता है, बहुत एनर्जेटिक होता है, ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड होता है और पैशनेट होता है। फिर तमस, जिसमें तमस ज्यादा होता है, वो थोड़ा सा एंग्शियस होता है, थोड़ा सा लेजी, कंफ्यूज रहता है, ठीक है, चीजें डिसाइड नहीं कर पाता, थोड़ा सा सीरियस बंदा होता है। तो पर्सनालिटी उसी से शेप होती है जिसमें ये गुण ज्यादा हो, ठीक है। अब देखो, इंडियन साइकोलॉजी फर्स्ट पर्सन स्टडी होती है, मतलब कि योगा में क्या बोला जाता था, द पर्सन ऑब्जर्व्स देयर ओन थॉट्स, इंट्रोस्पेक्शन की तरह, ठीक है। क्या क्या मतलब, जैसे कि अपने थॉट्स कैसे ऑब्जर्व कर सकते थे अपन, ऑब्जर्वेशन के थ्रू। आंखें बंद करो, ठीक है, तुम फील करो कि अभी तुम्हारी बॉडी में कहाँ सेंसेशंस हो रहे हैं। जैसे कि वो रील आती है ना, मेरी बॉडी में सेंसेशंस हो रहे हैं, कैसे सेंसेशंस, फिर वो बोलते रहते। वैसे वो फील करो कि हाँ, मेरे हाथ में अभी क्या फील हो रहा है, मेरे को अभी सर में क्या फील हो रहा है, मेरे पैर रिलैक्स्ड है या नहीं है, मेरा दिल रिलैक्स्ड है या नहीं है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मतलब कि प्रत्यक्ष। फिर लॉजिक, अनुमान, एनालिटिकल थिंकिंग। फिर एक्सपीरियंस और विजडम, मतलब कि शब्द। अब ये मेथड किस पे फोकस करते थे, तुम्हें इनर पीस दिलवाने के लिए, तुम्हारी सेल्फ नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, और इमोशनल कंट्रोल को इंक्रीज करने के लिए, जैसे कि मेडिटेशन, माइंडफुलनेस में। अब इंडियन साइकोलॉजी को निग्लेक्ट करा गया था, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि इंडियन साइकोलॉजी को निग्लेक्ट करा गया था। क्यों करा गया था? ब्रिटिश का रूल था, इंडियन नॉलेज सिस्टम को इतना इंकरेज नहीं करा गया था, ठीक है। तो इग्नोर करे गए थे स्कूल्स और कॉलेजेस में ये सारे आइडियाज जो कि अपने पास ऑलरेडी थे। फिर क्या रिजल्ट निकला इसका, वेस्टर्न थ्योरीज डोमिनेट कर गई अपनी सोसाइटी को, ठीक है, काफी लंबे टाइम तक। बाद में जाके रियलाइज हुआ कि नहीं, वेस्टर्न थ्योरीज को अब यूज नहीं करना, अपन अपनी इंडियन साइकोलॉजी को वापस लेके आते हैं, ठीक है। ये बुक है साइकोलॉजी इन द इंडियन ट्रेडिशन। जब ये बुक आई थी ना, तो एकदम मेन स्ट्रीम में छा गई थी, बहुत बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। अगर तुम्हारी इंडियन साइकोलॉजी हो तो पढ़ना इसको। इस बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन है सारे इंडियन साइकोलॉजिकल आइडियाज का, ठीक है। और ये इसके ऑथर हैं राव और परंजपे, और जो परंजपे जो भी इनका नाम है, उनकी शायद आज ही डेथ हुई है, शायद आज या कल डेथ हुई है, ठीक है। तो हाँ, फिर अपने आते हैं 3 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन। श्रवण मतलब सुनना, हियरिंग। पहले तुम सुनते हो, फिर तुम लर्न करते हो। फिर होता है मनन, सोचना, थिंक करना, समझते हो, रिफ्लेक्ट करते हो, ठीक है। फिर निधिध्यासन, डीप रियलाइजेशन, तब तुम एकदम अवेयर होते हो तुम चीज़ों के बारे में, पर्सनल चीज़ों के बारे में, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को लेके कि क्या सच है क्या नहीं है, ठीक है। ये स्टेप्स तुम्हें हेल्प करते हैं गो फ्रॉम बेसिक लर्निंग टू डीप सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। अब देखो, इंडियन साइकोलॉजी क्या बोलती है कि अपनी लाइफ का ना मेन गोल मोक्ष है। मतलब हार जीत तो चलती रहती है, पैसा आता जाता रहता है, चीजें चलेंगी, पर तुम्हारा गोल क्या होना चाहिए लाइफ का? हाँ, मैं भेज दूंगी, याद दिला देना मुझे एक बार। गोल क्या होना चाहिए लाइफ का? मोक्ष, लिबरेशन, फ्रीडम मिले तुम्हें सफरिंग से। कोई जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा सफर करने की, बस तुम मुक्त हो जाओ इस चीज से। देखो, अपना जो माइंड है ना, वो 2 चीजें कर सकता है अपने साथ। सफरिंग क्रिएट कर सकता है जब अपन हर चीज को लेके कंफ्यूज्ड हो, जो कि अपन रहते हैं, क्या करें क्या नहीं करें, ये भी करना है वो भी करना है, लाइफ पीछे छूटती जा रही है, सब आगे बढ़ते जा रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है, सफरिंग हो रही है, उससे परेशान हो रहे हैं। या फिर अपना माइंड अपन को एक पीस प्रोवाइड कर सकता है जब अपन को सही गाइडेंस मिले तो, ठीक है। इंडियन साइकोलॉजी सीज माइंड एज बोथ द प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन, कि अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी तुम्हारे पास ही है। अब ये बोलता है कि यार सफरिंग ठीक है, होती है, सफरिंग होती है, पर होती क्यों है? अविद्या,
फॉल्स नॉलेज की वजह से, तुम्हारे पास सही नॉलेज नहीं है, सही गाइडेंस नहीं है तुम्हारे पास, तुम चीजों को गलत तरीके से परसीव कर रहे हो, तुम रियलिटी को नहीं देख रहे हो, ठीक है, तुम रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, इसीलिए तुम परेशान हो रहे हो। तो इंडियन साइकोलॉजी बोलती है कि 3 तरीके हैं इस सफरिंग को रिड्यूस करने के, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। ज्ञान योग, अगर तुम नॉलेज गेन कर रहे हो तो सही सोर्स से गेन करो, ठीक है, अपना एक सही सोर्स ढूंढो, एक्यूरेट सोर्स ढूंढो जहां से तुम्हें सही नॉलेज मिले, एकदम सही नॉलेज। फिर भक्ति योग आता है, डिवोशन, स्पिरिचुअलिटी। अब तुमने भी देखा होगा कि जैसे जब अपन, मतलब अपन सब में इतना एज डिफरेंस होगा नहीं कि अपन मंदिर में कितना ज्यादा ध्यान देने लगे हैं, मतलब ऐसा एक पीस मिलता है अपन को मंदिर में, भगवान के पास। वरना पहले क्या होता था कि मम्मी मंदिर नहीं जाना, क्या है वहां पे इतनी गर्मी होती है, इतनी भीड़ है, चप्पलें चोरी हो जाती है मेरी तो, इतनी अच्छी अच्छी होता था ना पहले ऐसा। पर अब अपन जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं अपन को लगता है नहीं यार, स्पिरिचुअलिटी भी सच में कुछ है, और वहां पे सच में पीस मिलता है अपन को। तुम वहां पे 5 मिनट भी बैठोगे तुम्हें अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये बोलता है भक्ति योग, तो इससे तुम्हारी सफरिंग कम होगी। फिर आता है कर्म योग, अच्छे काम करो अच्छा मिलेगा तुम्हें, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। फिर 2 तरह की नॉलेज भी होती है इंडियन साइकोलॉजी में, 2 तरह की नॉलेज होती है, पर विद्या, अपर विद्या। पर विद्या जो अपन डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि तुम ये अभी पीपीटी देख रहे हो, क्लास ले रहे हो, क्यों ले रहे हो? क्योंकि तुम्हें साइकोलॉजी पढ़नी है, या फिर तुम साइकोलॉजी में न्यू हो सकता है कुछ बच्चे न्यू हो साइकोलॉजी में, ठीक है, या फिर तुम्हें सिसरली को अच्छे से समझना हो तो फ्री कोर्स दिख गया तो फिर तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये होती है पर विद्या, तुम चीजें सीख रहे हो ताकि तुम उनको रियल लाइफ में अडेप्ट कर सको, यूज कर सको। अपार विद्या क्या होती है? उससे भी ज्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज, हायर नॉलेज होती है, बियॉन्ड सेंसेस। मतलब कि इंडियन साइकोलॉजी ये बोलती है कि दोनों टाइप की लर्निंग, मतलब कि दोनों टाइप की नॉलेज होना जरूरी है। अगर पर विद्या नहीं होगी, मान लो कि तुम्हें इंडिपेंडेंट बनना है पर तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती, तुम्हें स्कूटी चलानी नहीं आती, तुम्हें बाइक चलानी नहीं आती, तुम्हें कैब बुक करनी नहीं आती, तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तुम बस डिपेंडेंट हो सब पे, वैसा तो नहीं चलेगा ना। मान लो तुम्हें कभी स्टेशनरी जाना हो, कभी कोई इमरजेंसी पड़ गई हो, ठीक है, तो तुम्हें वो चीजें सीखनी पड़ेगी ताकि तुम उनको अपनी लाइफ में अडेप्ट कर सको, ला सको, अप्लाई कर सको तुम्हारे बेटरमेंट के लिए, ठीक है। तो पर विद्या भी जरूरी है। फिर आता है अपर विद्या, स्पिरिचुअल होना भी जरूरी है। सिर्फ तुम पैसा पैसा कमाओगे, मटेरियलिस्टिक चीजों में रह जाओगे तो तुम खुद को खो दोगे और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। ऐसा बोलते हैं ना कि जिनके पास बहुत पैसा होता है पर वो लोग खुश भी नहीं होते। कोई लोग ऐसे होते हैं कि बहुत पैसा है पर खुश नहीं है, इसलिए नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब बिगिनिंग ऑफ साइकोलॉजी इन मॉडर्न इंडिया। देखो साइकोलॉजी सबसे पहले कहाँ लाई गई थी? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में 1905 में, ठीक है। श्री ब्रजेंद्र नाथ सील ने सबसे पहला सिलेबस बनाया था एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का, और सबसे पहला जो डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ था ना साइकोलॉजी का, वो 1916 में हुआ था। डॉक्टर एन सेन गुप्ता ने, ठीक है, कोलकाता में, उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग ली थी, ठीक है, तो वो इंडिया में लेके आए थे ये सब। अब कुछ इंपॉर्टेंट लोग जिनका तुम्हें नाम थोड़ा सा पता होना चाहिए। डॉक्टर गिरीन्द्र शेखर बोस, इन्होंने फ्रॉइड, सिगमंड फ्रॉइड के साथ पढ़ाई करी थी, और फिर इन्होंने इंडिया में आके इंडियन साइकोएनालिटिक सोसाइटी क्रिएट करी थी 1922 में, ठीक है। फिर आते हैं डॉक्टर MV गोपाल स्वामी, इन्होंने मैसूर का डिपार्टमेंट संभाला था, वो लंदन से पढ़ाई करके आए थे। फिर HP मेहती, ठीक है, उन्होंने साइकोलॉजी की इंस्टीट्यूट स्टार्ट करी थी, कहाँ पे? पटना में। अब प्रोफेसर SM मोहसिन तो अपने एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पायनियर है। मतलब तुम लोग अगर कुछ एक्सपेरिमेंट या टेस्ट करे होगे प्रैक्टिकल में तो तुम लोगों ने नाम भी सुना होगा SM मोहसिन का। किसी ने सुना है? कोई बात नहीं, उनकी एक अनिका ने सुना है, ठीक है, आयादी ने भी सुना है, ठीक है, वेरी गुड। तो उनकी एक पतली सी बुक आती है, उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और टेस्ट वगैरह हैं, उनके बारे में लिखा होता है कि कैसे अपन को ये कंडक्ट करना है। उन्होंने बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट को ट्रेनिंग दी थी पटना में, ठीक है। अब ये फेमस कुछ साइकोलॉजिस्ट, तुम्हें इनके नाम याद रखने तो रख लेना, बाकी ऐसे जितने इंपॉर्टेंट है नहीं, जैसे कि दुर्गानंद सिन्हा इंपॉर्टेंट है, SN सिन्हा इंपॉर्टेंट है, उदय पारिक इंपॉर्टेंट है। इन्होंने भी बहुत हेल्प करी थी कि साइकोलॉजी को अपन स्प्रेड कर दें, कि हाँ ओवरऑल इंडिया में अपन स्प्रेड कर दें कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा साइकोलॉजी। 1 मिनट, किसी ने हैंड रेज करा है क्या? कुछ बोलना है आयादी? ठीक है। अब व्हाट डिड अर्ली इंडियन साइकोलॉजी स्टडी? एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी पढ़े थे। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ के आए थे बाहर से, तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी पढ़े थे,
मतलब अप्लाई करे थे। साइकोएनालिसिस फ्रॉइड के साथ पढ़ के आया था, तो साइकोएनालिसिस उन्होंने अप्लाई करी थी, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग भी अप्लाई करी थी। पर बाद में उन्होंने ना अपने जो आइडियाज है वो उनको एक्सपेंड कर दिया कि हाँ चलो अपन एजुकेशनल साइकोलॉजी लेके आते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी लेके आते हैं, मिलिट्री साइकोलॉजी लेके आते हैं, ठीक है। हम इन सारे एरियाज में अपन साइकोलॉजिस्ट की मतलब कि अवेलेबिलिटी लेके आएंगे, साइकोलॉजी लेके आएंगे, इन सब में अपन साइकोलॉजी लाएंगे। अब इसका या तो तुम मतलब जैसे कि मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी, पर अगर तुम्हें इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो अभी तो ले सकते हो, ये इम्पोर्टेंट है। ये स्लाइड ले लिया, ठीक है, आगे बढ़ो। ये इंपॉर्टेंट वर्क्स और सर्विस है। कुछ बुक्स इंपॉर्टेंट है जैसे कि ये राव और परंजपी की जो अपन ने ऊपर देखी, गिरीश्वर मिश्रा है उनकी बुक है कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी इतना तुम्हें कुछ ये ध्यान रखने की जरूरत है नहीं। अब अपना आता है व्हाट इज इंटरनलाइजेशन ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज नाउ बीइंग स्टडीड ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन यूरोप और अमेरिका, ठीक है। ये तो अपन को पता है कि यार अब साइकोलॉजी की कितनी ज्यादा अवेयरनेस हो रही है, कितनी ज्यादा ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, कि अब साइकोलॉजी पढ़ते हैं लोग, सच में पढ़ते हैं, उनको पता है कि हाँ क्या है। भले ही इंडिया में थोड़ा सा कम पता है अभी भी, कि मतलब ऐसे रिश्तेदार बोलते हैं अरे बेटा तू क्या पढ़ रही है, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फिर जब तुम उनको बोलते हो कि अरे आंटी हम तो ना साइकोलॉजी या मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, बोले अच्छा क्या होता है ये, तो फिर तुम उनको समझाते हो, फिर बोलते हैं अच्छा चल मेरे दिमाग में क्या चल रहा है अभी बता, मेरे को तो बहुत टेंशन रहता है ऐसे वैसे। तो ये ठीक है, चीजें हैं अभी इंडिया में ऐसी, धीरे धीरे हो जाएंगी वो भी सही। तो साइकोलॉजी इज नो लॉन्गर वेस्टर्न, ठीक है, सिर्फ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं है, वो हर जगह अप्लाई होती है और अपने अपने कल्चरल आइडियाज बहुत सारी कंट्रीज लगाती हैं, ठीक है। अब देखो तुम लोग बोर तो नहीं हुए ना, मैं ज्यादा जल्दी जल्दी तो नहीं जा रही ना? अगर थोड़ा सा लिख दोगे बहुत ज्यादा वो होगी एहसान। बेचारी गौरी अकेले बैठी है, ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा सा ही पढ़ते हैं बस। व्हाट चेंज आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद क्या चेंज हुआ? वर्ल्ड वॉर 2 के पहले क्या हुआ था, साइकोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग थी यूरोप और अमेरिका में, पर ना वॉर के बाद क्या हुआ, अमेरिका बिकेम अ सुपर पावर, अमेरिका और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, अमेरिकन साइकोलॉजी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। तो अमेरिकन आइडियाज जो थे ना वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए, बहुत सारे कंट्रीज में पाए गए कि बस अब अमेरिका से आइडिया उठाएंगे और अपनी कंट्री में लेके आएंगे। अमेरिका से आइडिया उठाया वहां लेके गए, इधर उठाया उधर लेके गए। तो वॉर के बाद ये चीज हुई, ठीक है। साइकोलॉजी स्प्रेड हुई यूएस से। 1960s में अमेरिकन साइकोलॉजी को एक्सपोर्ट कर दिया गया था, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वैसे ही साइकोलॉजी को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करा गया था दूसरी कंट्रीज में। पर जल्दी ही उनको रियलाइज हुआ, सम कंट्रीज स्टार्टेड रेजिस्टिंग दिस, दे वांटेड टू ब्रिंग बैक देयर ओन कल्चरल आइडियाज इनटू साइकोलॉजी। जैसे कि इंडियन साइकोलॉजी मैंने बताया, इंडियन साइकोलॉजी को रियलाइज हुआ था ना कि यार हम कितना गलत कर रहे हैं, हमें तो हमारे पास तो हमारी इंडियन फिलोसफी है, इंडियन साइकोलॉजी, हम उनको पढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए धीरे धीरे कंट्रीज उसको रेजिस्ट करने लगी, तो अमेरिकन साइकोलॉजी की पावर फिर थोड़ी सी कम होने लगी। फिर कल्चर का क्या रोल होता है साइकोलॉजी में? साइकोलॉजिस्ट को रियलाइज हुआ कि यार कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अपने हर एक कंट्री का कल्चर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब जो अमेरिका में चीज चल रही है जरूरी नहीं है कि वो इंडिया में भी चले, ठीक है। जो वहां पे फॉलो हो रहा है रूल्स रेगुलेशंस वो इंडिया में नहीं हो सकते, ऑब्वियस सी बात है। जैसे मान लो तुम अगर इंडिया से अमेरिका शिफ्ट हो रहे हो अचानक से 25 साल यहाँ पे रहने के बाद, तुम एकदम से नहीं ढल जाओगे ना, वहां पे बहुत टाइम लगेगा चीजें करने में, सही करने में, अडेप्ट करने में, सीखने में, समझने में, ठीक है। पहले तो तुम सोचोगे कि क्या ये लोग हैं, ये लोग जेट स्प्रे भी यूज नहीं करते, कैसे लोग हैं गंदे, छी, तुम ऐसे करोगे यार क्या है ये, ठीक है। तो कल्चर सबका अलग होता है, तो कल्चर शेप्स हाउ वी थिंक, फील एंड बिहेव, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। सो वी मस्ट स्टडी साइकोलॉजी विद इन ईच कल्चर। हर एक कल्चर की अलग अलग साइकोलॉजी होती है, तुम अपने कल्चर की साइकोलॉजी पढ़ो, हम अपने कल्चर की साइकोलॉजी पढ़ेंगे। दिस गेव राइज टू क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी, कल्चरल साइकोलॉजी एंड इंडिजिनस साइकोलॉजी, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही, मेरे हिसाब से शायद ज्यादा हो जाएगा। अपन ने 52 पेजेस पढ़ लिए 99 पेजेस में से, ठीक है। कैसा लगा, समझ आया? थोड़ा बहुत बोलो यार, बोलो प्लीज बोलो। हाँ समझ आया, बहुत अच्छा सेशन था, मतलब ये बोरिंग नहीं जा रहा था, ऐसा हो रहा था कि एंजॉय कर रहे, बीच में हंस भी रहे हैं हम।
example too. So it was a good session. Thank you so much. वेलकम। पलक चौहान, मुझे तुमसे तुम्हारी आवाज सुननी है, ताली बजाने से कुछ नहीं होगा। लावण्या तुम रिकॉर्डिंग बंद कर दो चाहे। थैंक यू सो मच।